नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया चेक क्लियरेंस सिस्टम लागू हो गया है। इसके तहत चेक जमा कराने के बाद अमाउंट कुछ ही घंटों में प्रोसेस होकर अकाउंट में आ जाएगा। पहले इसमें 2 दिन तक का समय लगता था। नया सिस्टम कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है। इसमें बैंक चेक को स्कैन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और कुछ ही घंटों में इसे पास कर दिया जाएगा। ये सारा काम बैंक के वर्किंग आवर्स में ही होगा। दिल्ली में चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा ग्लोबल उथल-पुथल का भारत की जीडीपी ग्रोथ पर सीमित असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत बाहरी दबाव सहने और व्यापार ऊर्जा असंतुलन से निपटने में सक्षम है। सीतारमण ने बताया कि भारत का टारगेट 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 8% की ग्रोथ रेट की जरूरत है। Dominance, once enjoyed by a hegemon, is now contested. In this context, therefore, India's rise as a stabilizing force is neither accidental nor transient. Instead, it results from a powerful combination of various factors: improved quality of capital expenditure, and reining in inflationary pressures has been consistent. We have implemented strategic reforms that enhance the ease of doing business, promote financial inclusion, and improve the quality of life for the average citizen in the country. With the steady share of consumption and investment in the overall GDP over the years, India's growth is firmly anchored in its domestic factors, which minimizes the impact of external shocks on overall growth. As a result, the Indian economy is resilient, continues to grow sustainably. However, just as eternal vigilance is the price for liberty, eternal performance is the price of strategic independence. There is no room for complacency or self-regulation beyond a quiet confidence in our abilities to take the right decisions and to execute them. आमतौर पर शनिवार को शेयर बाजार में कारोबार नहीं होता, लेकिन आज बाजार में मॉक ट्रेडिंग हुई। इस दौरान आम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिंग की। हालांकि यह कारोबार सामान्य दिनों की तरह दिन भर नहीं हुआ। मॉक ट्रेडिंग की टाइमिंग और शर्तें दूसरे दिनों से अलग होती हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने आज मॉक ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया। इस दौरान इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में कारोबार हुआ। मॉक ट्रेडिंग सेशन का आयोजन ट्रेडिंग सिस्टम्स और बाजार के इंफ्रास्ट्रक्चर की टेस्टिंग करने और किसी भी तरह की इमरजेंसी की स्थिति में ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को फाइनेंशियल रिस्क से बचाते हुए नए सिस्टम के लिए अभ्यस्त बनाने के लिए किया गया। आज शेयर बाजार में इस ट्रेडिंग का टाइम सुबह 11 से दोपहर 3:30 बजे तक था। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत की मैक्रो इकोनॉमिक बुनियादी स्थितियां अब भी बहुत मजबूत हैं और देश एक अस्थिर दुनिया में स्टेबिलिटी का प्रतीक बना हुआ है। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में मल्होत्रा ने इस मजबूती का श्रेय कम मुद्रास्फीति, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, संकीर्ण चालू खाता घाटा और बैंकों और कॉरपोरेट्स के मजबूत बैलेंस शीट को दिया। मल्होत्रा ने कहा कि ये सरकार के नीति निर्माताओं, नियामकों और नियंत्रित संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। हाल की चुनौतियों के बावजूद हमारी इकोनॉमी लचीले विकास के संतुलन में स्थिर नजर आ रही है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। भारत ने विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स सिस्टम को और सरल और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि विदेशी कंपनियों के लिए अनुमानित
कराधान योजना लागू की जाए। इसका उद्देश्य निवेशकों को स्थिरता और स्पष्टता देना है ताकि भारत की ओर पूंजी का प्रवाह और तेज हो सके। नीति आयोग के एक वर्किंग पेपर में कहा गया है कि ये वैकल्पिक योजना विदेशी कंपनियों को टैक्स विवादों से राहत देगी। इसमें स्थायी प्रतिष्ठान से जुड़े मामलों को आसान बनाया जाएगा और अनुपालन की प्रक्रिया सरल होगी। ये योजना न केवल निवेशकों में भरोसा पैदा करेगी बल्कि सरकार के रेवेन्यू की सुरक्षा भी करेगी। नीति आयोग ने कहा कि ये समाधान भारत के कराधान अधिकार और इन्वेस्टर्स की सुविधा दोनों के बीच संतुलन बनाएगा। आरबीआई एक ऐसी व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें कंज्यूमर अगर ईएमआई नहीं चुकाए तो कर्ज पर खरीदा गया प्रोडक्ट और उसकी सेवाएं दूर से ही बंद की जा सकेंगी। इसका मकसद मोबाइल, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए छोटे लोन की वसूली को आसान बनाना है। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से इस विषय पर चर्चा की है। ऐसे में अगर यह नया सिस्टम लागू होता है तो ये कर्ज सुरक्षित लोन की कैटेगरी में आ जाएंगे। डिजिटल भुगतान के बढ़ते इस्तेमाल और महानगरों और बड़े शहरों में एटीएम चलाने की बढ़ती लागत के चलते बैंक अब अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में एटीएम का इस्तेमाल घट रहा है और मेंटेनेंस महंगा हो गया है। ऐसे में बैंक छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में नए एटीएम लगाने पर जोर दे रहे हैं। बैंक अधिकारियों का कहना है कि शहरी एटीएम से आय लागत के मुकाबले में कम है। मुंबई जैसे शहर में मासिक देखरेख का खर्च 1 लाख रुपए तक आता है। इसके अलावा मुफ्त निकासी की सीमा, इंटरचेंज फीस और पाबंदी ने भी मार्जिन घटा दिया है। फिलहाल 1 लाख लोगों पर 15 एटीएम हैं। इसमें 80% शहरी क्षेत्रों में है जबकि 67% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार देश में एटीएम की संख्या 2022-23 में 2,16,000 तक पहुंचने के बाद 2024-25 में घटकर 2,11,000 रह गई। इसके विपरीत बैंक शाखाओं की संख्या बढ़कर 1,42,000 हो गई है। इन्वेस्टमेंट के तमाम विकल्पों और सलाह देने वाले प्लेटफॉर्म्स की भरमार के बावजूद 93% निवेशक फिन इन्फ्लुएंसर्स यानी वित्तीय राय देने वाले इन्फ्लुएंसर्स को विश्वसनीय मानते हैं। 7% लोग ऐसे हैं जो इन्हें बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं मानते। सेबी के एक सर्वे में पता चला है कि डिजिटल सहकर्मी समूह सिक्योरिटी मार्केट में उत्पादों की जानकारी वाले शीर्ष साधन बने हुए हैं। सर्वे में कहा गया है कि 62% इन्वेस्टर अधिकांश निवेश का निर्णय फिनफ्लुएंसर्स की सिफारिशों के आधार पर लेते हैं। फिनफ्लुएंसर्स को फॉलो करने के लिए सबसे ज्यादा 91% निवेशक यूट्यूब का उपयोग करते हैं। 64% लोग इंस्टाग्राम और 61% फेसबुक पर जाते हैं। 11% ट्विटर और केवल 4% लोग लिंक्डइन से ये राय लेते हैं। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। ये निर्णय इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में आवेदन मिलने के बाद लिया गया। कपड़ा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उद्योग जगत की बढ़ती रुचि से उत्साहित होकर सरकार पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को इस योजना में भाग लेने और इसका लाभ उठाने का एक और मौका दे रही है। अब तक 28,711 करोड़ रुपए के कमिटेड इन्वेस्टमेंट वाली 74 भागीदार कंपनियों को पीएलआई योजना के तहत चुना गया है। सरकार ने पशु आहार उद्योग में इस्तेमाल होने वाले तेल रहित चावल की भूसी पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि इस क्षेत्र की निर्यात नीति को तत्काल प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। ये प्रतिबंध पिछले साल लगाया गया था। डेयरी उत्पाद, प्याज, आलू, कुछ सब्जियां, चावल और गेहूं जैसी कृषि वस्तुओं के भूटान को निर्यात के तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू प्रतिबंध और निषेधों से छूट दी गई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about